नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। आपने बहुत से अखबारों में बहुत सी जगह ये पढ़ा होगा कि इस देश में हर साल जो करोड़पति लोग हैं वो देश छोड़ के जा रहे हैं और उनके देश छोड़ने की तादाद हर साल बढ़ती जा रही है। ये हमने और आपने बहुत से अखबारों में, बहुत सी खबरों में या बहुत जगह पढ़ा होगा। आंकड़ा मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हर साल बढ़ रहा है। लेकिन ये जा क्यों रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। इस पे कोई बात नहीं करता, जबकि उन्हें सब कुछ यहाँ मिल रहा है। अब हकीकत मैं बताता हूँ, एक चीज़ और आपको शायद नहीं पता हो तो बताता हूँ कि एक हुरुन रिच करके कंपनी है जो एक सर्वे करती है। उसकी जो लिस्ट आई है, भारत के अमीरों की लिस्ट आई है हुरुन की, उसके हिसाब से मुकेश अंबानी टॉप स्पॉट पे है और शाहरुख खान भी इस बार पहली बार उस लिस्ट में शामिल हुए हैं। लेकिन ये खबर नहीं है। मेन चीज ये है कि इसका अगला पन्ना देखिए, जिसमें लिखा है कि मुकेश अंबानी सबसे टॉप पर हैं और उसके बाद जो जिन लोगों की भारत में जो संपत्ति है भारतीय बिजनेसमैन की, जिनकी $1 बिलियन से ज्यादा है, यानी 8800 करोड़ से ज्यादा की जिनकी संपत्ति है, ऐसे लोगों का जो संख्या है वो 24 हुआ करती थी एक जमाने में। अब 2025 में ऐसे लोगों की संख्या 358 हो गई है। ये M3M हारून इंडिया ने जो है ये सूची जारी की है, जिसके हिसाब से 2025 में 1687 शख्सियतें ऐसी हैं जो पिछले साल के मुकाबले 148 ज्यादा हैं और 91 सिटी में जिनकी कुल संपत्ति 1000 करोड़ से ज्यादा है। 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वाले इस देश में 1687 लोग हैं जो पिछले देश के 91 शहरों में रहते हैं और जो पिछले साल के मुकाबले 148 ज्यादा है। अब अगला देखिए, इसमें पॉइंट जो टॉप 10 है ना, उसमें से भी 1000 करोड़ से ज्यादा वाले, उसमें जो टॉप 10 है वो टॉप 10 के पास इस देश की 27% संपत्ति है। 27% संपत्ति के मालिक इस देश की वो टॉप 10 लोग हैं। और टोटल जो ये सारी लिस्ट है, जितने भी लोग हैं 358 लोग, इनकी कुल संपत्ति 2025 की इस लिस्ट के मुताबिक 167 लाख करोड़ की संपत्ति है इनकी, जो कि हमारे देश की कुल जीडीपी का आधा है, तकरीबन आधा है। यानी इस देश में जितनी भी संपत्ति है, इस देश के पास जितनी वेल्थ है, उसका आधा सिर्फ 358 लोगों के पास है। 358 लोगों के पास इस देश की आधी संपत्ति है, जो 2012 में 59 हुआ करता था नंबर यूपीए के टाइम में, और 5 साल पहले वो 200 तक पहुंचा था, आज 358 हो गया। 5 साल के अंदर अंदर 158 लोग बढ़ गए। ये चिंता का विषय नहीं है। इतना कुछ होने के बावजूद फिर भी इस देश के करोड़पति ये देश छोड़ के जा रहे हैं। और जो राहुल गांधी क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करते हैं, किसके खिलाफ बात करते हैं? इसी के खिलाफ तो बात करते हैं। राहुल गांधी यही तो कहते हैं कि कुछ चुनिंदा 8-10 टॉप लोगों के पास पूरी संपत्ति जा रही है। 27% सिर्फ 10 लोगों के पास है। 144 करोड़ लोगों में से सिर्फ 10 लोगों के पास इस देश की टोटल संपत्ति का 27% है और 358 लोगों के पास आधी संपत्ति, यानी बाकी आधी पूरे देश की। अब उन टॉप 10 में भी पहले नंबर पे अंबानी है, दूसरे नंबर पे अडानी है। इसी के खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे हैं, इसी को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए जब वो कोलंबिया जाते हैं, जब वहाँ बजाज, हीरो और टीवीएस की मोटरसाइकिल का बाजार देख के खुश होते हैं, ट्वीट करते हैं, तो वो यही तो कहना चाहते हैं कि इन 10 के बाहर भी, या इन 2-3 लोगों के बाहर भी और लोग हैं जो फलना फूलना चाहते हैं, जिनके पास आइडियाज हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए सरकार जिस तरह से काम करती है, उसको देखते हुए अब इस देश के करोड़पति देश छोड़ के जा रहे हैं और ये नंबर बढ़ता जा रहा है। हर साल
अमीर और अमीर इस देश में होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और उसी के बीच में जो गरीब हो रहा है, जिस पे मार पड़ रही है, उसके लिए क्या होता है? जो टॉप वाले हैं, इनको सब कुछ मिले, उसके लिए तो सोनम वांगचुक जैसे लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है, सारे नॉर्म्स बदल दिए जाते हैं, हजारों एकड़ जमीन मात्र 1 रुपया सालाना किराए पर दे दी जाती है, जंगल का जंगल दे दिया जाता है, जो ऑलरेडी इस देश की आधी संपत्ति लिए बैठे हैं। लेकिन जो गरीब आदमी टैक्स देता है, मार झेलता है, उसे क्या मिलता है? उसे मिलता है जीएसटी कम होने का झुनझुना। पहले आपसे मैं निकालता हूं, फिर मैं आपको वापस दूंगा। चुनाव आएंगे, सिलेंडर का रेट कम कर दूंगा, जैसे ही चुनाव खत्म होंगे सिलेंडर फिर महंगा हो जाएगा, और आपको चक्कर घिन्नी की तरह घुमाया जाता है या जमूरे की तरह नचाया जाता है। दोस्तों, अगर ये लग रहा है किसी को कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने के फंक्शन पे कल देश भर में जो हुआ, जिस तरह का गुणगान हुआ, 2-3 दिन से जो तमाशा चल रहा है, वो अब थम जाएगा, तो फिर वो गलतफहमी में, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है, ये कहानी अभी बहुत बाकी है। अब इस आने वाले 1 साल में बहुत बड़े बड़े तमाशे आप देखोगे। न सिर्फ संघ के गुणगान के नाम पर इस देश में तमाशा होगा, बल्कि संघ के अंदर और बीजेपी के अंदर भी आपको बहुत से तमाशे देखने को मिलेंगे। क्योंकि सूत्र बताते हैं, सूत्र इसलिए बताते हैं कि भाई आजकल हमारी नेशनल मीडिया भी सारी खबरें सूत्रों के हवाले से चला रही है, तो हम भी सूत्रों के ही हवाले से चलाएंगे। कि सूत्र बताते हैं कि मोदी जी एक चीज में कामयाब होते दिख रहे हैं और भागवत भी एक चीज में कामयाब हो रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के घर में फूट डालने में कामयाब होते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है संघ में मोहन भागवत के खिलाफ एक बहुत बड़ा धड़ा तैयार हो गया है। जिन्हें भागवत जी से नफरत है, इसलिए नहीं कि मोहन भागवत मोदी जी के खिलाफत, नहीं, उन्हें नफरत या उन्हें भागवत से दिक्कत ये हो रही है कि उन्हें लगता है कि आज जो मोदी बीजेपी और संघ दोनों से बड़े हो गए हैं, जो मोदी राज या मोदी में सब कुछ हो गया है, उसके सबसे बड़े गुनाहगार खुद मोहन भागवत है। क्योंकि शुरू में मोहन भागवत और मोदी की काफी नजदीकी थी और मोहन भागवत ने समय रहते चीजों को रोका नहीं। इसलिए आज जो हालत है संघ की, वो भागवत जी की वजह से, इसलिए उनके खिलाफ काफी नाराजगी संघ के अंदर बताई जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी में जो मोदी शाह की जोड़ी है, उनके खिलाफ जो आवाजें अभी दबी हुई है, वो सप्रेशन एक सैचुरेशन लेवल तक पहुंच गया है। क्योंकि बहुत से लोग अब बीजेपी में ये बात करने लगे हैं कि बीजेपी एक पार्टी के तौर पर लथार्जिक हो गई है, बीजेपी के कार्यकर्ता लथार्जिक हो गए, क्योंकि 11 साल से एक ही चीज रिपीट हो रही है, वही एक तरह का डिक्टेट आता है, उसी को फॉलो करना पड़ता है। गांधी परिवार कांग्रेस की बुराई करो, मोदी जी की बढ़ाई करो, यही चीज हर चीज में हो रही है, और कार्यकर्ता लथार्जिक हो गया है। कार्यकर्ता बीजेपी का, संघ का, दोनों का वो नहीं रहा जो किसी जमाने में सिर्फ इस बात पे सारा दिन पार्टी के कार्यक्रम के लिए, संघ के कार्यक्रम के लिए घूम जाता था कि चलो कोई बात नहीं, आप 2 वक्त के खाने का हमारा इंतजाम कर देना, कहीं भी जाने के लिए तैयार रहते थे, इतने डेडिकेटेड होते थे। वो सब वर्कर आज की डेट में 5 स्टार नहीं तो 3 स्टार होटल की सबसे पहले मांग करते हैं, वहां रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है उन्हें, खूब पैसा बांटा गया। आज की डेट में बीजेपी को लग रहा है कि उल्टा हो गया है मामला। जो कांग्रेस के वर्कर कभी गेस्ट हाउस कल्चर से बाहर नहीं निकलते थे, आज वो कांग्रेस के वर्कर घर घर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल खर्च करके जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कोई पदाधिकारी या कोई नेता आता है तो एक गेस्ट हाउस या होटल में बैठता है, वहां सभी नेताओं को बुलाता है, वहां उन्हें आने के लिए कहता है, वो कार्यकर्ताओं के पास नहीं जाता, कार्यकर्ता उनसे मिलने वहां जाते हैं। ये पूरा कल्चर बदल गया है। इसलिए ये जो गुजरात लॉबी बीजेपी को चला रही है, इसके खिलाफ
जो आज भी बीजेपी की असली मानसिकता वाले नेता हैं, लोग हैं जो सही में ग्राउंड से उठे हैं, उन्हें अब दिक्कत होने लगी है। तो दोनों तरफ आग बराबर लगी है और ये आग कब शोले का रूप में भड़क जाए कह नहीं सकते। इस आने वाले 1 साल में आपको ये देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अभी जिस तरह से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई, वो बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से जानकार लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ा ब्लंडर जो तीसरी टर्म में इस मोदी सरकार ने किया, वो यही किया कि जो सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर दिया। सोनम वांगचुक को चुप कराने के और भी कई तरीके थे, ये बीजेपी के अंदर लोग कह रहे हैं। गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। गिरफ्तार करने के बाद अब सोनम वांगचुक इंटरनेशनल फिगर बन गए। अब जो सोनम वांगचुक ने कहा है, अगर कुछ भी वैसा होता है तो सोनम वांगचुक के आरोपों को और आधार मिल जाता है। अब सरकार ने गलती तो कर दी गिरफ्तार करने की, अब इतनी डरी हुई है कि उनकी पत्नी कह रही कि उन्हें भी बाकायदा फॉलो किया जा रहा है, उन पर नजर रखी जा रही है, उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुझे एक तो दिल्ली में हर जगह फॉलो किया जा रहा है। मैं जहां भी जाती हूँ मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई हुई है। वो कौन है, किसने लगाई है, ये मुझे नहीं पता। और सेकेंडली जो मेरे क्लोज उनको परसेप्शन है कि जो स्टाफ हयाल के मेरे साथ क्लोजली काम करते थे, उनको कस्टडी में डिटेन किया गया है, पुलिस कस्टडी में, और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उनको पीटा जा रहा है, उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। ये इनके नाम है डॉक्टर सेतान नोरबू, जो हमारे यूनिवर्सिटी के वार्डन है, जो एक स्टूडेंट जिसकी तबीयत खराब थी उनको लेके हॉस्पिटल गए, तो वहीं से उनको पकड़ के ले गए। द ओनली रीजन उनको पकड़ के ले जाने का ये है कि वो मेरी गाड़ी लेके गए थे, क्योंकि हमारे कॉमन्स में हम बिलीव करते हैं लास्ट मिनट जो भी गाड़ी मिले, तो वो शायद मेरी गाड़ी में देखा उनको, तो इसलिए उनको पकड़ के ले गए। और जैसे ही मैं दिल्ली आ गई, तो जो सीआरपीएफ हयाल के बाहर रखे हुए थे 3 जगह पे 10-10, 15-15 लोग, वो भी डीएस्केलेट कर दिए गए हैं। तो एक तरफ तो सोनम से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी मेडिसिन देना, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी वेलबींग का ना मुझे कुछ पता है ना किसी को कुछ पता है। कोई और भी जोधपुर में जब उनको मिलने गए तो मिलने नहीं दिया। तो एक तरफ से उनको डिटेन किया जा रहा है इतने इनह्यूमन वे से, और सेकेंडली हमारे ऊपर विच हंटिंग और जोर कर दी गई है। अगर डर नहीं है तो फिर सोनम वांगचुक की पत्नी को क्यों फॉलो किया जा रहा है, क्यों उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, सवाल ये उठता है ना। और अब जिनको नहीं भी मालूम था, जिनको इसके बारे में भनक भी नहीं थी कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के पीछे असल कहानी क्या हो सकती है, आज उनको भी मालूम है कि किस तरह से लेह लद्दाख में पर्यावरण के लिए जो लड़ रहे थे सोनम वांगचुक, वो क्यों सरकार की आंखों में खटक रहा था। कौन सा ऐसा दोस्त है इस सरकार का जिसके लिए वहां पर मैदान खाली कराया जा रहा था, जहां पर उसके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए रास्ते में सोनम वांगचुक नाम का शख्स आ रहा था, वो हटाना जरूरी था। ये नहीं मालूम था, अब सब पढ़ रहे हैं। अब वो दोस्त कौन है ये बताने की जरूरत भी नहीं, अंदाजा सबको लग जाता है। ये कहानी अभी बाकी है, इसमें बहुत कुछ कहानी बाकी है। ये इस देश की सच्चाई है, ये असल कहानी है, और ये कहानी अभी बाकी है। ये कहानी खत्म नहीं हो रही। ये कहानी कब खत्म होगी मुझे नहीं मालूम। ये कहानी अगर मोदी हट गए और राहुल गांधी आ गए खत्म होगी, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि राहुल गांधी भी अभी तक टेस्टेड नहीं है। अभी सिर्फ उनकी बातें सुनी हैं हमने, उनके प्लान सुने हैं हमने, लेकिन क्या वो उन प्लान को क्रियान्वित कर पाएंगे, क्या वो सही में सच हो पाएंगे, ये अभी किसी ने देखा नहीं, क्योंकि वो टेस्टेड नहीं है, वो मंत्री भी नहीं रहे। तो इसलिए वो कामयाब हो जाएंगे, वो इन सब को बदल देंगे, इस चीज को बदल देंगे, ये भी कहना अभी बहुत मुश्किल है।
और इसी मुश्किल का नाम तो जिंदगी है, और इन मुश्किलों से लड़ने का नाम ही हिंदुस्तान है। फिलहाल इस शनिवार की सुबह में वीडियो थोड़ा छोटा ही रखते हैं। आप अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। नमस्कार।